हेलो बच्चों, मैं बबलू सर उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको मेरे द्वारा यहाँ पर करवाया जा रहा है। पिछली वीडियो में हमने भारत में राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के कारण क्या हैं और भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, उसके बारे में हमने समझा। अब भारत में राष्ट्रवाद से ही आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। जो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्न, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्नों के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और भारत में राष्ट्रवाद से अन्य भी जो प्रश्न बनेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। बहुत कम समय में, सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे और कम समय में आपकी परीक्षा की तैयारी करवाने की प्रयास की जाएगी। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत में राष्ट्रवाद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो ये प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह क्या है, चौरी चौरा हत्याकांड क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है, रोलेट एक्ट क्या है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। इसी तरह कुछ अन्य प्रश्न भी बनेंगे आपके, जैसे साइमन कमीशन भारत में क्यों आया, कब आया। उन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलने वाला है बहुत ही आसान और सरल भाषा में, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएंगे। बस आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या है? चंपारण सत्याग्रह को हम लोग चंपारण आंदोलन भी कह सकते हैं, तीन कठिया कानून व्यवस्था भी कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो आपका प्रश्न है, चंपारण आंदोलन क्या है, तीन कठिया व्यवस्था क्या है, इस रूप में भी आ सकता है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था बिहार के चंपारण में। चंपारण बिहार में है और बिहार के चंपारण में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों के खेत के 3/20 हिस्से पर नील की खेती की जाती थी, जिससे कि वहाँ के जो किसान थे परेशान थे। नील की खेती से किसानों की जो अन्य फसलें हैं वो नहीं हो पाती थी अच्छी तरह से, क्योंकि जो नील की खेती करने से जो नील की जड़ी होती थी काफ़ी दूर तक फैलती थी, जिससे कि अन्य जो फसलें हैं वो प्रभावित होती थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल मिलते हैं महात्मा गांधी से और उन्हें चंपारण आने का आह्वान करते हैं और उनके बुलावे पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आते हैं और किसानों के पक्ष में, किसानों के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके साथ बैठते हैं आंदोलन पर। और इस प्रकार वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी की बात मान ली जाती है
और जो वहाँ की नील की खेती करने की जो 3 कठिया व्यवस्था थी उस पर सरकार उस कानून को वापस ले लेती है और वहाँ पर किसानों की स्थिति में सुधार होने लगता है और जो आंदोलन है वो बंद हो जाता है। तो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से या चंपारण आंदोलन के नाम से या 3 कठिया व्यवस्था के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उस नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं चौरी चौरा हत्याकांड क्या है। जो भी आपके ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौरी चौरा हत्याकांड का जो संबंध है वो असहयोग आंदोलन से है। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। उस दौरान जो घटनाएं हो रही थी देश में, उसमें ऐसा नियम बनाया गया था कि ब्रिटिश सरकार का अधिक से अधिक असहयोग करना है, जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना है और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। उसी क्रम में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक जगह है आपके उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भीड़ के द्वारा, जो कि उग्र भीड़ कह सकते हैं उसको, आंदोलन के क्रम में एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया जाता है। पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है और उस दौरान जो कुछ पुलिस वालों की मृत्यु हो जाती है। इसी क्रम में जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार, उद्दमनकारी नीतियाँ भी शुरू कर देती है और इस घटना से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो उस घटना को, जो कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। इस घटना को हम लोग चौरी चौरा कांड के हत्याकांड से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी, जो कि पंजाब में है। जलियांवाला बाग एक पार्क है, बाग था जिसमें जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, उस 1919 के जो रोलेट एक्ट था उसके विरोध में मंथन कर रहे थे। जलियांवाला बाग के 3 तरफ से दीवारें थी और चौथा हिस्सा जो था उसकी तरफ से एक छोटा सा गेट है, जो कि आज भी है। अगर आप लोग को जाने का मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइए वहाँ पे। क्रांतिकारी विचारधारा के लोग जो रोलेट एक्ट था उसके विरुद्ध रणनीति तैयार कर रहे थे। उसी दरमियान जो ब्रिटिश सरकार थी उसको ये भनक लगी कि वहाँ पे एक जो उग्रवादी विचारधारा के लोग हैं आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं और 13 अप्रैल 1919 को तत्कालीन
सरकार के अधिकारी जो थे, जनरल डायर, उनके द्वारा उस बाग में, बगीचे में अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जाती हैं, जिससे कि वहाँ पर हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और उस घटना से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस घटना को ही हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो PDF होगा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ लगे रहिए, हम ऐसे ही आपको हर पल, हर वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लाते रहेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था भारत में शुरू हुआ था, ये 1919 में। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में हुआ था। तुर्की में ब्रिटिश सरकार थी, तुर्की के खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी, जिसके विरोध में जो भारतीय मुसलमान थे प्रदर्शन कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी उनका समर्थन किया, महात्मा गांधी ने भी नेतृत्व किया और खिलाफत आंदोलन का समर्थन उनके द्वारा किया गया। इसे ही हम लोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं हम लोग, रोलेट एक्ट क्या है। रोलेट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और भारत के राष्ट्रवाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भी है। 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया, नियम लाया गया, रोलेट एक्ट के नाम से। रोलेट एक्ट एक प्रकार से बिना वकील, बिना दलील और बिना कानून का नियम था। यह ऐसा नियम था जिसके आधार पर भारतीयों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, चाहे उसने कोई अपराध भी ना किया हो। केवल अगर शक हो कि वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल है तो उसे गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता था। इस एक्ट को काला कानून भी कहा गया, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी वो बढ़ती जा रही थी उनकी, और इससे जो अंग्रेज थे परेशान थे और उनके द्वारा तरह तरह के उन्हें नीतियों को दबाने के लिए इस तरह से एक्ट को लाया जा रहा था। हम यूँ कह सकते हैं कि रोलेट एक्ट बिना नियम, बिना कानून, बिना दलील का एक प्रकार का एक्ट था, जो कि केवल किसी भारतीय पर शक होने के आधार पर गिरफ्तार कर उसे जेल में डाला जा सकता था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य था अंग्रेजी
वस्तुओं का बहिष्कार करना, अंग्रेजी सामानों का उपयोग नहीं करना, जिसके क्रम में महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से एक यात्रा शुरू की जाती है। उनके साथ 78 सहयोगी होते हैं और दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। दांडी पहुंचने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा वहां पर नमक बनाया जाता है और इस प्रकार नमक कानून को तोड़ा जाता है, जिसे हम लोग नमक तोड़ो कानून भी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हमने इन सभी प्रश्नों को समझा और देखा। इन्हीं प्रश्नों के साथ इसमें से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बनेगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में इसका गठन हुआ और 1928 में भारत में आया। साइमन कमीशन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार द्वारा हर 10 वर्ष में जो सुधारात्मक कार्य होते थे उनकी समीक्षा करना। जो भी कार्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए जाते थे हर 10 साल में उनकी समीक्षा की जाती थी। उसी क्रम में 1927 में एक कमेटी की गठन की जाती है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में मुंबई पहुंचती है। मुंबई पहुंचते ही उसका जोरदार ढंग से विरोध शुरू हो जाता है। भारतीय जनता, भारतीय जो क्रांतिकारी थे काले झंडों के साथ, उनका विरोध करते हैं और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाते हैं। इसका मुख्य कारण था कि साइमन कमीशन की जो टीम थी उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे, जिससे भारतीय नाराज थे। भारतीय जो क्रांतिकारी थे वो नाराज थे और इस कमीशन का विरोध कर रहे थे। और जैसे ही साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है 3 फरवरी 1928 को उसका जोरदार विरोध शुरू हो जाता है और साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ के नारों के साथ उनका विरोध होने लगता है। कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से कोण से मैं अगले वीडियो में समक्ष प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।